नमस्कार, न्यूज़ 24 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर मीना शर्मा। राजस्थान में राजनीतिक बिसात बिछाने के लिए हर राजनीतिक दल हर जतन कर रहा है और उस तमाम जतनों में जो सबसे अहम मुद्दा होता है वो है महिला। महिला मुद्दे के नाम पर अब बीजेपी कांग्रेस सरकार को घेरने की तैयारी कर रही है। बाकायदा राष्ट्रीय महिला मोर्चा अध्यक्ष से लेकर प्रदेश महिला मोर्चा अध्यक्ष ने तमाम महिलाओं को लामबंद करके कल एक बड़े घेराव की और बड़े पड़ाव की कोशिश की है कि कैसे राजस्थान में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर जो आए दिन घटनाएं हो रही हैं, उन्हें अब चुनावी मुद्दा बनाया जाए। सवाल ये है, महिलाएं कब तक आखिर राजनेताओं के लिए, राजनीतिक दलों के लिए चुनावी मुद्दा बनती रहेगी? और उससे भी बड़ा सवाल ये है कि क्या महिलाएं अपने मताधिकार का प्रयोग अपनी सुरक्षा और अपने अधिकार के साथ करना शुरू करेंगी? राजस्थान में चुनाव होने में महज अब 5 महीने बाकी है और कहना चाहिए कि इन 5 महीनों में जो चुनावी बिसात इस वक्त राजस्थान में बिछी है, उसमें हर दिन, हर महिला, हर पुरुष का वोट अहम है। लेकिन महिलाओं को लेकर जो लामबंदी करने की कोशिश एक तरफ बीजेपी की तरफ से की जा रही है, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस सरकार भी महिलाओं को साधने की हर संभव कोशिश कर रही है। 40 लाख महिलाओं को मोबाइल दिए जाने की घोषणा और उसके बाद अब उसको अमल में लाने के प्रयास। कितनी कारगर होगी कांग्रेस सरकार की ये योजना और महिला मोर्चा बीजेपी का जो प्रयास है, वो कितना सफल होगा? देखना होगा। आज हमारे साथ वरिष्ठ मेहमानों का एक पैनल है, जो राजस्थान की राजनीति में, राजस्थान के समाज में, राजस्थान में अलग-अलग क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं। हमारे साथ शुचि शर्मा जी हैं, जो कि पूर्व प्रशासनिक अधिकारी हैं। राजस्थान को बहुत करीब से देखा है। कई जिलों में जिला कलेक्टर और उसके बाद सेक्रेटरी, कई अहम पदों पर आप रहे हैं। आपका बहुत-बहुत स्वागत है शुचि शर्मा जी। संगीता गर्ग प्रवक्ता कांग्रेस से, शिवांगी सिंह सिकरवार बीजेपी से प्रवक्ता हमारे साथ हैं। अर्चना शर्मा वरिष्ठ पत्रकार हैं और उसके साथ आरती शर्मा हैं, जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर हैं राजस्थान विश्वविद्यालय के लॉ डिपार्टमेंट में। हमने कोशिश की है हर वर्ग को शामिल करने की, ताकि महिलाओं का पक्ष हम बेहतर ढंग से न्यूज़ 24 के इस कार्यक्रम के जरिए राजस्थान की जनता तक पहुंचा सकें, राजस्थान की महिलाओं तक पहुंचा सकें। आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। शुरुआत में बीजेपी से करना चाहूंगी। बीजेपी से शिवांगी सिंह सिकरवार हमारे साथ है। कितनी तैयारी है? कल से जो आप धावा बोलने की कोशिश कर रही हैं, महिलाओं को लामबंद करने की कोशिश कर रही हैं और नई कोशिश, नए प्रयास, कैसे इसकी चर्चा हो, इसलिए आप थाली और चम्मच का इस्तेमाल करने जा रही हैं। थाली और चम्मच तो वैसे ही महिलाओं के हाथ में बहुत पुराना, जिसको कहें सबसे बड़ा हथियार है। तो इस हथियार को आप कैसे हथियाने जा रही हैं, शिवांगी जी? जी, बिल्कुल नमस्कार जी। आप सभी को मेरा नमस्कार, पूरे प्रदेश को आपके चैनल के माध्यम से सभी को बहुत-बहुत नमस्कार। कल एक बहुत बड़ा आंदोलन, एक बहुत रचनात्मक ढंग से और एक बहुत कहना चाहिए नए प्रकार का आंदोलन जो है वो पूरा प्रदेश भर इसका साक्षी होगा और साथ में प्रदेश के साथ-साथ पूरा देश पूरा साक्षी बनेगा कि किस तरीके से जब किसी प्रदेश में उसकी सरकार जो है वो महिलाओं को कुछ नहीं समझती है, उनके प्रति अपराध जो है वो चरम पर होते हैं। एनसीआरबी की रिपोर्ट जब ये कहती है कि प्रदेश में यानी कि राजस्थान प्रदेश में 109 घटनाएँ प्रतिदिन ऐसी हो रही हैं जिनका सीधा संबंध महिलाओं से होता है। तो किसी भी प्रकार का अपराध हम ले लें, ऐसे-ऐसे अपराध हुए हैं, इस तरीके से इतनी गंदी तरीके से वो कृत्य किए गए हैं कि यहाँ बोलने में भी मुझे शर्म आएगी कि मैं उनको यहाँ पे डिस्क्राइब भी नहीं कर सकती, एक्सप्लेन भी नहीं कर सकती। तो उस सब को लेके ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का आंदोलन नहीं है, ये हमें समझने वाली बात होगी। ये आंदोलन है उस प्रत्येक महिला का, उस प्रत्येक वर्ग, उस प्रत्येक जात, वो हर उम्र की महिला का जो कि हमारे प्रदेश में रह रही है। तो इन सबको मिला के एक बहुत बड़ा आंदोलन कल होने वाला है, जिसको हमने हम बोले थाली नाद आंदोलन नाम दिया है। क्योंकि जब सरकार जो है जिस प्रकार से बहरी हो गई है, तो हम उसे थाली और चम्मच के माध्यम से कल जगाने का काम करेंगे। पूरी तैयारियां हो चुकी हैं प्रदेश भर से, हर विधानसभा क्षेत्र से महिला आएगी, हर वर्ग की महिला आएगी और कल सभी इसके साक्षी बनेंगे, मैं तो यही कहूँगी।
जी, कितनी बड़ी संख्या में महिलाओं के आने की तैयारी की है बीजेपी ने? देखिए, संख्या तो ये है कि हमने ये चाह रहे हैं कि हर विधानसभा से महिलाओं का यहाँ पे जो है वो अपना इधर आने का रहे। करीबन-करीबन 50,000 महिला या उनसे ज़्यादा महिलाओं की संख्या, तो ये मैं आपको बहुत ऐसी ऐसी 50,000 तो नाम दे रही हूँ कि इसमें हम लास्ट ये लेके चल रहे हैं कि मिनिमम 50,000 तो होंगी ही होंगी। बाकी जी, इससे बहुत ज़्यादा संख्या कल होने वाली है और ये जी, तो पूरी-पूरी ज़िम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी। शिवांगी जी। जी, शिवांगी जी, क्या पूरे राजस्थान से, हर जिले से, हर ब्लॉक से महिलाएं आने वाली हैं? सभी विधानसभाओं से महिलाएँ आने वाली हैं। जी, सभी हमने इस बार जो विधानसभाओं सूची है वो विधानसभा वाइज़ है। जी। जी, संगीता गर्ग हमारे पास प्रवक्ता कांग्रेस की हमारे साथ हैं। संगीता जी, बीजेपी के इस धावा बोल की तैयारी कांग्रेस के पास क्या है? मीना जी, धन्यवाद शुभांगी कि आपने जो 4.5 भी नहीं कहूँगी, 4.25 साल बाद आप तो अच्छा होता पहले। और मोदी सरकार को कि जो महंगाई चरम पर है, आप खाली खाली की बात कर रहे हो। निश्चित रूप से केंद्र सरकार ने महिलाओं को खाली थाली और खाली चम्मच थमा दी है और आप बजा भी रही है, लेकिन बजाइए उन मोदी जी को जगाने के लिए जिन्होंने महंगाई 7वें आसमान पर पहुंचा दी है। आप जो आंकड़े की बात कर रहे हैं उसमें भी प्रकाश डालूंगी, लेकिन पहले मुझे बड़े दुख के साथ ही कहना पड़ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा चुनावी मोड में रहती है, हमेशा से सत्ता हासिल करने के लिए काम करती है। अरे काम करते ना, आप 5 साल तक तो आप सो रहे थे और अब आप 4.5 साल तक आप कर रहे थे, अब आप जा रहे हो। जब चुनाव आने वाले हैं, आपको सिर्फ कुर्सी से मतलब है, आपको सिर्फ सत्ता से मतलब है, आपको महिलाओं से मतलब नहीं है, उनकी पीड़ा से मतलब नहीं है, उनके दर्द से मतलब नहीं है, उनकी तकलीफों से कहीं कोई भारतीय जनता पार्टी को मतलब नहीं है। मतलब होता तो स्मृति ईरानी जी को जगाती, जो स्मृति ईरानी जी सिलेंडर लेके आंदोलन करती थी। आज वो सिलेंडर कहाँ है? 1850 पार कर गया है सिलेंडर में, और कहाँ है 9 स्मृति साल से ईरानी? तो 9 साल से तो स्मृति ईरानी सरकार में है। 9 साल हो गए, तो अब आप 10 साल पुरानी बातों पर जा रही हैं। ये तो आपका काम है कि आप बताएं कि भाई आपका आपकी सरकार और आपके शासन में क्या हो रहा है। आप क्यों स्मृति ईरानी को यहाँ याद कर रहे हैं? अभी मीना हम जी, बात कर रहे हैं अभी हम बात कर रहे हैं राजस्थान मीना की, जी आज की, वर्तमान की। आप लोग सुनिए, वर्तमान में रहना क्यों नहीं सीखते? मीना आप उस जी, पर प्रहार करते हैं, 10 साल पुरानी बात करते हैं, वो आप मीना पर प्रहार करते हैं, 50 साल पुरानी बात करते हैं। आज की मीना बात क्यों नहीं करते हैं? सुनिए मीना जी, आप मेरी बात, आपने जो कहा, मैं कह रही हूँ जनता पार्टी की महिलाएं जाती, अच्छी बात है, लेकिन आप क्यों नहीं करते? 5.5 साल पहले, और जब आप चुनाव के दौर में आप निश्चित रूप से सिर्फ महिलाओं को बहलाने कि आप काम कर रहे हो, तब मैं आप पर भी आ जाती हूँ। जो आपने कहा 2017 और 18 मामलों में अनुसंधान किया था, उसमें 274 दिन लगा, 274 दिन, और आज मात्र 52 दिन धर्म के मामलों में अनुसंधान किया जाता है। इन्वेस्टिगेशन का दिन कितने का है, आप जरा अंदाजा लगाइए। और भारतीय जी, जनता पार्टी को भी बताइए कि भैया जहां आपके समय में 274 दिन इन्वेस्टिगेशन में लगते थे और अब मात्र 52 दिन में लग रहे हैं, आप जरा उस पर भी गौर जी। फरमाइए। अब संगीता मैं जी, आगे, संगीता जी, संगीता जी, आपके नेटवर्क में कुछ इश्यू है, आपको ठीक से सुन नहीं पा रहे हैं। आप अपना ऑडियो थोड़ा ठीक करिए, तब तक मैं शुचि शर्मा जी के पास जाना चाहूंगी। मैडम, आपने बहुत लंबा प्रशासनिक अनुभव है आपका और राज्य को करीब से देखा है। राजस्थान राज्य में महिलाओं को लेकर बहुत बदनाम रहा है, लेकिन आज हालात बदल रहे हैं और बहुत कुछ बदला भी है। लेकिन आज भी चुनाव से पहले महिलाओं को मुद्दा बनाना राजनीतिक दल नहीं भूलते हैं। हमारे समाज की महिलाएं किस तरह से इस जो उन्हें मुद्दा बनाने की कोशिश की जाती है, उसका टूल बनती है, हथियार बनती है। मैंने दोनों पक्ष देखे हैं इतने लंबे प्रशासनिक सेवा में, और सब तरह की सरकारें देखी हैं। मैं सरकारों के बियॉन्ड औरत का मुद्दा कहूँगी, और मुझे इस बात की निश्चित रूप से तकलीफ होती है कि महिलाओं को वोट बैंक के रूप में ट्रीट करते हैं। मैं खुद भी महिला हूँ और मैं महिलाओं के विभागों से रिलेटेड अनेक पक्ष मैंने देखे हुए हैं। तब से लेकर 1984 से लेकर अब तक का एक लंबा सफ़र तय किया है और सब तरह के स्टेजेस देखी हैं। तो मैं कुछ तो पक्ष में भी बात कहना चाहूँगी कि
बहुत प्रोग्रेस भी हुई है, बहुत कुछ हुआ है, लेकिन उसके साथ साथ जब हमारी देश की जनसंख्या 140 करोड़ हो गई है तो बहुत कुछ अधूरा छूट भी जाता है। जो हम प्रशासनिक सेवा में जो लोग होते हैं या जो सरकार का पक्ष, सरकार में जो काम कर रहे होते हैं, वो एक लिमिटेड गति से ही बढ़ते हैं, और जबकि जिनको हमें अपनी सेवाएं देनी है वो संख्या बहुत तेज गति से बढ़ती है। तो निश्चित रूप से प्रशासनिक वो कमियां रह जाती हैं, लेकिन इंटेंशंस में मुझे कभी किसी सरकार के मन में कभी ऐसा नहीं दिखा कि कोई सरकार डेलिबरेटली किसी औरत के खिलाफ काम करना चाहे या औरत को के पक्ष को नकार के रहना चाहे। क्यों हम जितनी भी बजट घोषणाओं में हम शामिल रहे हैं, बजट घोषणाएं जब बनती हैं उसमें शामिल रहते हैं, क्योंकि वो विभागों से ही बन के जाते हैं और वो जनता की फीडबैक के आधार पर, जनप्रतिनिधियों की फीडबैक के आधार पर ही बनते हैं। तो जब वो मुद्दे सारे इकट्ठे तैयार होकर जब बनते हैं तो हमेशा ये होता है कि महिलाओं के मुद्दों पर भी हमको विशेष रूप से कुछ ध्यान देना है। तो ऐसा नहीं होता कि कोई भी सरकार नेग्लेक्ट करना चाहती। ये मैं निजी अनुभव कह रही हूँ, गैर राजनीतिक बात कह रही हूँ। अब राजनीतिक पार्टियां हैं, निश्चित रूप से राजनीति करेंगी और कुछ न कुछ मुद्दा बनाएंगी। मैं ऐसा नहीं समझती कि आज तकलीफ ज्यादा होगी और कल तकलीफ कम थी, और आज इस राजस्थान राज्य में तकलीफ ज्यादा हो गई और हरियाणा में नहीं है या दिल्ली में नहीं है, ऐसा मैं नहीं समझती। औरत की अपनी कुछ कमियां हैं जो बायोलॉजिकल, एक तो पेट्रियार्कल सिस्टम ऑफ द सोसाइटी, अगर हम डीप में जाएं तो बहुत हद तक जो सिस्टम ऑफ सोसाइटी है वो रिस्पॉन्सिबल है, उसको हम नहीं चेंज कर सकते उसी में। और ये अपराध जहाँ तक है, मैं कई बार अपने जब महिलाओं से इंटरेक्ट करती हूँ, जब इस ढंग की बातें सुनती हूँ महिला आयोग से और कई तरीकों से, तब पता पड़ता है कि घर के अंदर अपराध कोई कम घटित नहीं हो रहे, और ये हम सब जानते हैं। हमारे जानकारों के माध्यम से इस ढंग की जातियां हो रही हैं महिलाओं के साथ, हर तरीके की जातियां, केवल शारीरिक रूप से ही नहीं, मानसिक जातियां भी हो रही हैं। अभी भी बहुत कुछ अगर हासिल हो गया है तो बहुत कुछ होना बाकी है, ऐसा मेरा मानना है। जी, हमारे दर्शक जो इस कार्यक्रम को देख रहे हैं और महिलाएं खास करके अगर वो अपने सवाल रखना चाहती हैं, पुरुष भी उतनी ही समानता से, तो वो हमारे पैनल से सवाल कर सकते हैं यूट्यूब और फेसबुक पर जो लोग इस कार्यक्रम को देख रहे हैं। और कुछ पायल कुमारी जी, जो आप जिस तरह के मैसेजेस डाल रही हैं उसका ये उचित प्लेटफॉर्म नहीं है। आप बेहतर है किसी दूसरी वेबसाइट पे जाइए, ये न्यूज़ की वेबसाइट है और यहाँ पर जिस तरह की चर्चा हो रही है वो महिलाओं के उत्थान की और महिलाओं के सशक्तिकरण की बात हो रही है। कैसे राजनीतिक दल महिलाओं के उत्थान में बड़ी भूमिका निभाए, चर्चा हम इस पर कर रहे हैं। अर्चना शर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं। अर्चना जी, आप देख रही हैं दोनों राजनीतिक दलों को, और देखने के बाद जो स्थिति तस्वीर आपको समझ में आती है, चुनावी माहौल में सिवाय वोट बैंक समझने के महिलाओं को इससे आगे भी राजनीतिक दल सोच पाते हैं? 4 साल निकल गए, मोबाइल देना, अब सरकार को घोषणा 1.5 साल पहले हुई, फिर 1 साल पहले योजना बनी, कैसे आगे बढ़ाए, और अब जाके 3 महीने जब बचेंगे तब तक शायद उनके हाथ में जाएंगे। तो ये कांग्रेस का काम, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति जिस तरह से प्रदेश की है, तस्वीर हमारे सामने है। ऐसे बीजेपी कितनी सफलता हासिल कर पाएगी इस तरह के रचनात्मक प्रयासों से, जैसे कि बीजेपी की प्रवक्ता ने कहा? एक्चुअली जो अभी जो दिख रहा है वाकई जो वुमेन का लॉ एंड ऑर्डर एक काफी ग्रेव कंसर्न है। तो मुझे लग रहा है कि हम पत्रकार भी आपस में काफी टाइम से ये चीज डिस्कस कर रहे हैं कि अभी अगर परसों की बात करें कि मानसरोवर से कुछ बच्चियां गई थी अपने भाई ब्रदर्स के साथ, शायद बाहर डिनर पे गई थी, और उनके साथ जो एक घटना घटी और उसके बाद में पुलिस कॉप से उनसे ये कह रहे हैं कि आप इतनी रात को क्यों घूम रही थी? तो बच्चियां ये बोल रही हैं कि हम तो अपने भाई के साथ रात को डिनर पे गए थे। तो काफी ये वाली चीज जो है एक वरीसम ट्रेंड है जो दिख रहा है राजस्थान में, जो कभी नहीं दिखता था। लेकिन अब ये डिपेंड करता है कि किस तरह से बीजेपी इन इश्यूज को किस तरह से रेज करती है। धरातल पर यानी महिलाओं को साथ लेकर आवाज तो उठानी पड़ेगी, जिससे कि एक लगे कि वाकई राजस्थान जो महिलाओं के सम्मान के लिए जाना जाता था, किस तरह से यहाँ पर महिलाओं के साथ जो बोल रहे डिसरिस्पेक्ट की घटना, मान लो दौसा में जो कल जो घटित हुआ, अपने आप में वो ही भी बहुत ही एक यानी शर्मसार करने वाला हादसा था। तो कुछ इस तरह के जो हादसे हैं जो एक बार यानी 1 बाय 1 मीडिया भी उसको रेज कर रहा है, लेकिन अपोजिशन उसको किस तरह से रेज करता है ये देखने वाली चीज है। क्योंकि प्रोटेस्ट तो बहुत सारे हो रहे हैं, लेकिन क्यों वो प्रोटेस्ट एक इशू नहीं बन पा रहे हैं, क्यों एक जो सरकार है उसको जगा नहीं पा रहे हैं, ये एक सोच का विषय है अभी। जी, सवाल का जवाब देंगी हमें शिवांगी जी, लेकिन उससे पहले मैं
आरती शर्मा जी के पास जाना चाहूंगी, जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर है लॉ डिपार्टमेंट राजस्थान यूनिवर्सिटी में। हमारा कानून सबको समान अधिकार देता है, महिलाओं को भी उतने ही जितने पुरुषों को, लेकिन महिलाएं काम पर जाती हैं तो पुरुष कहते हैं मैंने तुम्हें जाने की अनुमति दी है। महिलाएं काम करती हैं तो पुरुष कहते हैं मैंने तुम्हें ऐसा करने दिया है, मैं तुमको ये इस काबिल बना रहा हूं, मेरी वजह से तुम ऐसा कर पा रही हो। मैं नहीं होता तो घर से निकलने से पहले पूछना, घर में आने के बाद भी बताना, सही समय पर पहुंच गए कि नहीं पहुंच गए। आप जिस डिपार्टमेंट में है, लॉ डिपार्टमेंट में, महिलाओं की वहां पर भागीदारी कितनी है आप देखती हैं अपने आसपास। और दूसरा, महिलाओं को अपने अधिकारों की जानकारी नहीं है, या उन्होंने मान लिया है कि उन्हें ऐसे ही जीना है, उनको प्रोटेक्शन चाहिए ही किसी का। उनको जब तक कोई किसी का सर पे हाथ नहीं होगा, चाहे वो पुरुष पिता हो, चाहे पति हो, चाहे भाई हो, चाहे कोई और हो, तब तक उनको अपना जीवन पूर्ण नहीं लगता है। जब हम लोग समानता की बात करते हैं तो मुद्दा आता है विमेन एम्पावरमेंट। तो जब स्पेसिफिकली वी फोकस ऑन विमेन एम्पावरमेंट, तो क्या होता है कि आप जैसे ही फाइनेंशियली स्टेबल हो जाते हो, या फिर कोई है जिसने कराटे ज्वाइन किया है, तो फिजिकली अगर वो पर्सन स्ट्रांग है टू फाइट विद द सिस्टम। बट उससे पहले जब आप फाइनेंशियली स्टेबल होते हो, सो लेट्स से यू गेट जॉब अराउंड 21 मिनिमम, बिकॉज उससे पहले चांसेस कम होता है। उस टाइम तक आप जो सिस्टम है पट्रियार्की, उसमें इस तरीके से आपको ब्रेन वॉश किया जाता है कि जब आप फाइनेंशियली स्टेबल हो जाते हो या फिर बाकी तरीके से भी आप स्टेबल हो जाते हो, तो सोसाइटी आपको एज अ एम्पावर्ड वुमेन देखती है। बट आपका जो साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट है वो कहता है कि कहीं ना कहीं यू नीड समबडी टू प्रोटेक्ट यू। अब हम स्पेसिफिकली बात करें, जब हम ऑफिस जाते हैं तो वहां पे आई फील वेरी सेफ बिकॉज ऑफ माई पोजिशन एज असिस्टेंट प्रोफेसर इन दैट डिपार्टमेंट। तो वहाँ मेरी सेफ्टी को लेके फॉर्चुनेटली मेरे डिपार्टमेंट में ऐसे कोई हैरेसमेंट वाले इश्यूज नहीं होते हैं। लेकिन आप जैसे ही ऑफिस से बाहर आते हो, आप जिस तरीके की न्यूज देखते हैं अखबार में या फिर हर तरफ, इट्स नॉट ओनली उस पर्टिकुलर, हम जयपुर रीजन की बात करें, अजमेर, कोई स्पेसिफिक एज की हम बात नहीं कर सकते बिकॉज आई एम 30 एंड somebody is 3 years old और somebody is 3 months। सो वहाँ स्पेसिफिकली जब वुमेन की बात आती है तो इक्वालिटी तो बहुत दूर का एक कॉन्सेप्ट हो जाता है। जो बेसिक ह्यूमन राइट्स होते हैं, दैट इज योर डिग्निटी, योर रिस्पेक्ट। तो आप डिग्निटी और रिस्पेक्ट कहीं ना कहीं खो देते हो। तो अगर नॉर्मल परिप्रेक्ष्य में जब हम बात करते हैं, तो हो सकता है आप किसी ओहदे पे हैं एज अ पत्रकार, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस और somebody, कोई भी हो सकता है, वहां पे यू माइट फील सेफ। बट नॉर्मल सिचुएशन में अगर कोई आपको जानता नहीं है तो इट्स वेरी डिफिकल्ट रोड पे वॉक करना भी, दैट आई हैव पर्सनली एक्सपीरियंस्ड। अगर हम स्पेसिफिकली बात करें तो 7-8 बजे के बाद में, और या फिर जब सुनसान सा टाइम होता है अराउंड 2 बजे से 3 बजे तक, या फिर 1 से 3 बजे तक, जब लोग सड़कों पे बहुत ज्यादा नहीं होते हैं, या फिर बहुत भीड़ भाड़ वाले इलाके में जहाँ पे लोगों को लगता है कि किसी को पता नहीं चलेगा क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। तो ऐसी सिचुएशन में जब आप कहते हो आर्टिकल 14 टॉक्स अबाउट इक्वालिटी, जब हम कहते हैं गवर्नमेंट की पॉलिसीज है जो एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन के लिए स्पेसिफिक सेंस में बात करती है, बट प्रैक्टिकल जब आप उस सिचुएशन को देखेंगे, जब रियलिटी आप सड़क पे उतरेंगे, तो कहीं ना कहीं हम लैग करते हैं। सो अगर आप यस, तो अगर आरती जी, मैं बहुत सारी ऐसी महिलाओं को जानती हूँ, काबिल महिलाओं को जानती हूँ, जो रात को 12, 1, 2 बजे भी सड़कों पर आराम से गाड़ी में आती है, बिना किसी डर के, बिना किसी झिझक के। जरूरत इस बात की है कि महिलाएं खुद भी अपने अंदर आत्मविश्वास लाएं कि हम सड़क पर अगर निकल रहे हैं तो ऐसा कोई बहुत बड़ा तूफान नहीं आएगा, बशर्ते कि हम आत्मविश्वास के साथ निकले। और जो पैनल में लोग हैं उनमें आई एम श्योर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो निकले हैं। जरूरत हमें मेंटली स्ट्रांग, हमें मतलब हमारे समाज की महिलाओं को मेंटली स्ट्रांग होने की भी है। लेकिन शिवांगी सिकरवार, जो बात अभी की चर्चा में निकल कर आ रही है वो ये कि महिलाओं को लेकर एक के बाद एक राज्य सरकार की विफलता सामने आई, लेकिन आपने कोई भी ऐसा आंदोलन नहीं बना पाए, आप लोग बनाने में सफल नहीं हुए जिससे कि आप सरकार को सवाल खड़े कर सकें। आपने एक दिन कोई प्रदर्शन किया, फिर बैठ गए, फिर 3 दिन बाद कुछ किया, फिर बैठ गए।
तो महिलाओं के मुद्दों को, कुछ एनजीओज हैं, महिलाओं के मुद्दों के नाम पर उनकी लंबी लंबी दुकानें चलती हैं। आप लोग भी उसी तरह से महिला मुद्दों को, महिलाएं जो खास करके पार्टी में हैं, वो भी बस इसी तरह से कि ठीक है आज मुद्दा बनाया, फिर अगले महीने बनाएंगे, फिर उसके अगले महीने बनाएंगे, फिर साल भर में चाहिए, और अब चुनाव से पहले बड़ी तैयारी चाहिए। ये सही है शिवांगी जी? बिल्कुल मीना जी, मैं इस बात का बहुत जवाब आपको देना चाहूंगी। आपने जो भी प्रश्न किया कि हमने कोई मुद्दा नहीं बनाया, तो मैं आप सभी को एक बात बताना चाहूंगी कि शायद आप लोगों को इसका आइडिया नहीं हो कि हमने एक ब्लैक पेपर जारी किया था। हमारी, अगर हम सिर्फ, मैं अभी सिर्फ पर्टिकुलर मोर्चे की बात करूं तो महिला मोर्चे की कार्यकारिणी जो है वो पिछले 6 महीने में एक बार होती है, हमारी प्रदेश की कार्यकारिणी। उसमें हमने हर बार ब्लैक पेपर आउट किया है। वो ब्लैक पेपर हमारा काम रहा है कि हमने हर जिले में ब्लॉक स्तर तक, मंडल तक, बूथ तक पेपर बांटने की पेपर हमने बांटे हैं। उसमें हमने वो चीजें बताई हैं जो कि सरकार द्वारा जिन पे ध्यान नहीं गया है, और जो जो घटनाएं जो है वो हमारे प्रदेश में हुई है, पहली चीज। दूसरी चीज, लगातार हर 15 दिन में, ऑन एन एवरेज मैं कहती हूँ, हर 15 से 20 दिन में जो है वो जिला मुख्यालय पर हमेशा ज्ञापन दिए गए हैं, मोर्चे द्वारा, मोर्चे के साथ में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा। जितने भी यहाँ पे हर मुख्यालय पे जितने भी पदाधिकारी हैं, उन सबों ने, चाहे वो प्रदेश के पदाधिकारी हैं, अपने अपने मुख्यालय पे ज्ञापन दे चुके हैं। करीबन करीबन 10 से 15 ज्ञापन तो मैं खुद अपने नाम से देके आई हूँ यहाँ पर मुख्यालय पे। लगातार सम्मेलन हो रहे हैं, लगातार आंदोलन हो रहे हैं, हमारे रचनात्मक कार्य में, नवाचार कार्य में आंदोलन आता है। हमने लगातार आंदोलन किए हैं, जिले मुख्यालय तक आंदोलन गए हैं। अब आप एक चीज बताइए, जब ये सरकार ने सुनना बिल्कुल बंद कर दिया, शासन ने, प्रशासन ने सुनना बिल्कुल बंद कर दिया। आप लोग बात करते हैं कि महिलाएं बहुत सेफ हैं, ये है वो है। मैं समझती हूँ लोगों को मानसिकता चेंज करने की जरूरत है, साइकोलॉजिकल चीजें होती हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं, सब कुछ चेंज करने की जरूरत है। लेकिन जो प्रशासन में है, बीकानेर वाला केस आप कैसे भूल सकते हैं? जो प्रशासन में है, जो पुलिस है, अगर वो पुलिस ही गंदे कृत्य को, उस अपराध को कर रही है, और ये एक बार नहीं कई बार हुआ है, तो इसमें तो सिर्फ और सिर्फ सरकार की ही गलती है। सरकार को ही सुधार करने की जरूरत है। इसमें जनता की मानसिकता या महिलाओं की मानसिकता तो नहीं आ जाती, इसमें तो सिर्फ सरकार की कमी समझ में आती है। इसीलिए तो सरकार और विपक्ष की व्यवस्था हमारे लोकतांत्रिक देश में और प्रदेश में की गई है, हमारी संघीय व्यवस्था में। इसीलिए तो विपक्ष बैठा है कि वो सरकार को जगाए कि आपने इस ऑफिसर के खिलाफ कार्रवाई नहीं की है, जब तक आप नहीं करेंगे तब तक हम उठेंगे नहीं। आपने ऐसा वही कार्य तो हम कर रहे हैं, वही कार्य तो हम इस नवाचार में लेके आ रहे हैं कि भाई थाली नाद आंदोलन करेंगे इस बार, थाली और चम्मच से बजा बजा के आपको समझाएंगे। महिला सुरक्षा में क्या नवाचार ढूंढेंगे आप लोग? संगीता जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। महिला सुरक्षा में नवाचार क्या होता है, मुझे ये समझ में नहीं आया। संगीता जी जरा ये समझाइए आप कि ये जो नवाचार कर रही है बीजेपी, इससे आप कैसे तोड़ निकालेंगे? क्योंकि नवाचारों का समाधान भी नवाचारों से ही होता है। तो पार्टी आपकी क्या करती है? मीना जी मुझे मीना जी, आप मुझे सुन पा रही हैं? मीना जी, हाँ, आपके हाँ सुन पा रहे हैं, लेकिन आपके ऑडियो में कुछ इश्यू है। संगीता जी बोलिए बोलिए। मीना जी, मैं ये कह रही हूँ, आप नवाचार करते, महंगाई के खिलाफ नवाचार करते, तो नवाचार कब करते? संगीता जी, आप बार बार मुद्दे को महंगाई पे क्यों लेकर जाती है? यहाँ महिला अपराध की बात हो रही है, महिला अपराध पे बात करिए ना। जब महंगाई का टॉपिक होगा हम महंगाई पे भी बात करेंगे। आपके आसमान पर पहुंच गई है, ठीक है। और दूसरा ये जो इनका आंकड़ा मीना जी, आप संगीता जी को समझाइए, मुद्दे पर बात करें। रुकिए बोलने दीजिए, उनको वैसे ही नहीं सुन पा रहे ठीक से। मामलों में 188% परिवार के मामलों में 5.54% महिला। संगीता जी, हमने आज आपसे महंगाई का डाटा नहीं मांगा है। हमारी जनता जो आपको सुन रही है वो सुनना चाहती है, जानना चाहती है महिला सुरक्षा, महिलाओं के उत्थान, विमेन डेवलपमेंट,
विमेन एम्पावरमेंट, इसको लेकर हम बात कर रहे हैं। प्लीज आप इसी पर बने रहिए। आपके यहाँ पर महिला बाल विकास मंत्री ने क्या काम किया ये आप बता सकते हैं। जो 40 लाख महिलाओं को वो आप मोबाइल देने जा रहे हैं, उससे आप कितना वोट बैंक प्रभावित कर पाएंगे ये बता सकते हैं तो हमें ज्यादा अच्छा होगा। मीना जी सुनिए, के मामले आप कह रहे हो, मैं बियॉन्ड योजनाएं को राजस्थान संगीता जी, आपको अपनी नेट कनेक्टिविटी ठीक करनी होगी, आपको लोग सुन नहीं पा रहे हैं ठीक से। सुचि शर्मा जी मैं आपके पास आना चाहती हूँ। संगीता जी प्लीज अपना ऑडियो ठीक करिए, इंटरनेट का इश्यू है उसको रिजॉल्व करिए, कोई दूसरे डिवाइस से कनेक्ट करिए, इसमें कुछ प्रॉब्लम है, या फिर आप अपने फोन के ऑडियो को ठीक करिए। सुचि शर्मा जी, प्रशासन जब सरकार में आप जैसी महिलाएं होती हैं तो उनकी जिम्मेदारी ज्यादा बन जाती है कि हमारे जो ग्रामीण परिवेश में, कस्बों में, जो छोटे जिलों में जो महिलाएं हैं उनको कैसे मुख्य धारा में लाया जाए, उन महिलाओं को कैसे मेन स्ट्रीम से, अभी जहां हम चल रहे हैं, जिस हम महिला सशक्तिकरण की बातें कर रहे हैं और जिस दौर में हम जी रहे हैं उसमें और उस परिवेश में बहुत बड़ा फर्क है। उस फर्क को कैसे कम किया जाए। निश्चित रूप से जो ब्यूरोक्रेसी में महिलाएं हैं वो इस विषय पर जरूर सोचती होंगी, और जब वो इस विषय पर सोचकर कुछ करना चाहती हैं तो सरकारों के एजेंडा जो होते हैं वो उसमें क्या बाधा बनते हैं। क्या आपने भी अनुभव किया है कि सरकारें भी महिलाओं को वोट बैंक से बाहर नहीं निकाल पाती हैं, उससे ज्यादा नहीं मान पाती हैं? मैं यहाँ कहना चाहूंगी कि देखिए, राजनीतिक व्यवस्था है, उसमें वोट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। डेमोक्रेसी अपने प्रजातंत्र में, और हर राजनीतिक पार्टी वोट्स के हिसाब से देखती है, जिसको मैंने स्टार्टिंग में भी बोला कि एक, मतलब पर्सनली आई फील दे शुड नॉट बी ट्रीटेड एज वोट बैंक। लेकिन उसके अलावा भी, चाहे वो वोटों के माध्यम से हो, हर सरकार अपना एक ना एक महिलाओं के उत्थान के लिए कुछ ना कुछ रखती है। अब शुरुआत से हम अगर देखें तो हम ही एक ऐसा देश थे जहां महिलाओं को भी वोटिंग का अधिकार मिला, तो जो एक वास्तव में गर्व करने जैसी बात है। उसके बाद धीरे धीरे मैं जब पहले जब नौकरी ज्वाइन की थी तो मैं महिला बाल विकास विभाग में आई थी। तो उसमें जो वो योजना है जो ICDS है, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज, उसमें मतलब वो अपने आप में रियली एक बहुत अच्छी योजना है। मैं 84 की बात कर रही हूँ, और उस समय हमारा एक्सपोजर हुआ था, हम भी नए नए प्रशासनिक अधिकारी थे, उस चीज को देखते थे। उसमें महिलाओं के लिए प्री लैक्टेटिंग, जो प्री नेटल से पोस्ट नेटल तक बच्चे को फोकस करके किया था। लेकिन प्री नेटल मतलब जब माँ के पेट के अंदर बच्चा होता है उस समय से उसकी सुरक्षा दी जाती थी, और उसके बाद, और वो अभी भी चल रही है योजना, मतलब एक अपने आप में वेल कंसीव्ड योजना थी, और जिसका निश्चित रूप से बहुत ज्यादा, और उसका फैलाव, गांव की बात आप कर रही हैं, उसका फैलाव गांव में था। जिस दौरान मैं कमिश्नर महिला बाल विकास रही, उस समय शायद 6.5 लाख लगभग आंगनबाड़ियां राजस्थान में थी, मुझको ठीक सा फिगर ध्यान नहीं आ रहा। तो अब आप सोचें, उसमें हो सकता है, मैं हमेशा बहुत प्रैक्टिकल अप्रोच रखती हूँ, मैं ये नहीं मानती कि कोई भी प्रशासनिक योजना, प्रशासनिक व्यवस्था वो 100% फूल प्रूफ हो और 100% उसका जमीन पर फायदा हो जाए। लेकिन एज एन एडमिनिस्ट्रेटर मैं जब भी एक, अगर वेल कंसीव्ड, वेल थॉट आउट कोई योजना बनती है, उसके लिए अगर हम इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं, तो अगर वो 40-50% भी वो बेनिफिट दे जाती है, ग्रेजुअली उसका असर होता चला जाता है। कालांतर में कुछ ना कुछ, जैसे अभी महिलाओं को, अभी तक हमने ये नहीं देखा था कि महिलाएं अपनी माहवारी के बारे में किसी से चर्चा कर सकती। और ये जब चुप्पी तोड़ो आंदोलन राजस्थान में चला, राजस्थान में मैं उस समय महिला अधिकारिता, महिला बाल विकास में थी, आयुक्त भी थी, दोनों ही डिपार्टमेंट की। तो उस समय जो चुप्पी तोड़ा आंदोलन चला, उसका इम्पैक्ट हुआ। अब राजनीतिक पार्टीज का तो ये दायित्व होता है कि जो नहीं हुआ उसको दिखाएंगे, तभी तो राजनीति हो पाएगी। उससे मुझको कतई ना इत्तेफाकी नहीं है। लेकिन मैं एक प्रशासनिक अधिकारी के नाते मेरा केवल फोकस ये रहता है कि किसी भी योजना का पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या हुआ। और जब भी मैं सीट पर बैठी, मुझको मिली भी ऐसी बहुत अपॉर्चुनिटीज मिली। मैंने स्लम्स में भी काम किया है, सोशल सेक्टर में भी काम किया। अभी उनकी आवाज पूरी सुनाई नहीं दे रही थी, कौन, संगीता गर्ग जी की शायद, तो पॉक्सो कोर्ट के बारे में शायद बोल रही थी। वो मैं उस समय समाज कल्याण में सचिव थी और बाल अधिकारिता की आयुक्त थी। पॉक्सो कोर्ट
और मेरे ख्याल से यही सरकार थी, इसी दौरान कोई 72 पॉक्सो कोर्ट खोले गए। मतलब आप ये देखिए, अब कोर्ट्स अगर खुलते हैं तो हर जगह पर वो शिकायतें जो बाल अपराध के रूप में जो बच्चों के साथ जो अपराध होते हैं, ये खास तौर से जो छोटी बच्चियों का रेप होता है, वो सारी चीजें उस कोर्ट के माध्यम से और त्वरित फैसला होता है। तो बहुत सारी अच्छी चीजें, मैं क्योंकि मुझे कोई राजनीति नहीं करनी, इसलिए मैं यही कहना चाहूंगी कि बहुत अच्छे काम भी हुए। अब उसके बाद भी बहुत सारा ऐसा बच जाता है। जैसे मैंने कहा कि इसमें जो मैं समाधान समझती हूँ अपनी तरफ से, वो शिक्षा एक बहुत महत्वपूर्ण इंस्ट्रूमेंट हो सकता है इस सारी मेंटालिटी को चेंज करने के लिए। जैसे आपने कहा, विमेन एम्पावरमेंट का जो आत्मविश्वास आना, बहुत लड़कियों में आ भी गया है। मैं धौलपुर की प्रभारी सचिव होती थी, वहां देखा वो छोटी, उन कलेक्टर के इनिशिएटिव से, वहाँ कलेक्टर होते थे राकेश जायसवाल, उन्होंने एक एनजीओ की सहायता से उन बच्चियों को सबको जूडो कराटे सिखा दिया। और वो ऐसा बढ़िया जूडो, आप देखिए धौलपुर इतना पिछड़ा सा जिला, उसके गांव-गांव में लड़कियां जूडो कराटे कर रही हैं। मेरे को देख के इतनी प्रसन्नता हुई। तो बहुत अच्छी चीजें भी घटित हुई हैं जो एक राजनीतिक पार्टी सामने नहीं लेकर आ पाएंगी। लेकिन एज प्रशासनिक अधिकारी मैं निश्चित रूप से उनको एनकरेज भी करना चाहूंगी और चाहूंगी कि ऐसे प्रयोग जो हैं, इनोवेशंस जो हैं, इस ढंग की जो आप कह रहे हैं कि एक क्या कह रहे थे, कौन सा नवाचार, ये नवाचार जो है इनका व्यापक प्रसार होना चाहिए और इनका व्यापक इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए। रेदर जहां पर अच्छा काम हो तो उसको हम प्रोजेक्ट करके आगे बढ़ाएं। तो ऐसी कुछ कुछ चीजें और भी कई कई जगह इस ढंग के हुए। तो महिलाओं का एम्पावरमेंट भी, महिलाओं का पर शिक्षा, अगेन मैं कहूंगी एक आनंदम करके सब्जेक्ट जोड़ा गया। जब मैं सचिव, मैं केवल अपने तक सीमित इसलिए रख रही हूँ कि एज महिला भी आप मुझको देख रही हैं, एज प्रशासनिक अधिकारी भी मुझको देख रही हैं। एक आनंदम करके सब्जेक्ट जोड़ा यूनिवर्सिटीज में, सब में। मेरे ख्याल से अभी जो लॉ डिपार्टमेंट की बैठी हुई हैं उनको आइडिया हो सकता है कि हो आनंदम करके सब्जेक्ट में, उसमें मेरा स्पेशल स्ट्रेस यही था और वो जुड़ गया। और ये राजस्थान पहला स्टेट है जहां पर इस ढंग का सब्जेक्ट जोड़ा गया, जिसमें कम्युनिटी सर्विस का एक चैप्टर है। और उसमें बच्चे जो हैं, हर कॉलेज के बच्चे, हर क्लास के बच्चे, हर सेमेस्टर के, हर डिसिप्लिन के बच्चे ग्रुप्स में कम्युनिटी से इंटरेक्ट करेंगे। उसमें विमेन एम्पावरमेंट बहुत बड़ा इशू है, ताकि वो लड़के उन महिलाओं को जाके देखें कि वो किन कष्टों में रहती हैं और उसमें वो सेंसिटिविटी, एम्पैथी पैदा हो। तो हमारा जो समाधान है इन समस्याओं का, वो थाली ताली बजाने से मेरे हिसाब से नहीं है। उस समस्याओं का समाधान है कि हम जड़ों में जाकर काम करें और लड़कों की भी मानसिकता बदले, लड़कियों की भी, और उसका एकमात्र माध्यम है शिक्षा। थाली बजाने से काम होता तो घर कम थोड़ी था, घर में थालियां बजानी शुरू कर देती महिलाएं, सबसे पहले तो शुरुआत वहीं से करती। और थाली उनके हाथ में ही है, तो उनको थाली लेकर बाहर मुख्यमंत्री आवास के सामने, सचिवालय के सामने या सड़कों पर जाने की कहाँ जरूरत है। बहरहाल अर्चना शर्मा जी, आप इस पूरे परिदृश्य में कहाँ देखती हैं कि महिलाएं इस बार राजस्थान में किसके साथ जाएंगी, और क्या सच में महिलाएं ये तय कर पाएंगी कि उन्हें किसके साथ जाना है? बिल्कुल, ये एक बहुत ही यक्ष प्रश्न बना हुआ है। हर जगह यही चीज डिस्कस हो रही है कि क्यों वुमेन के प्रति जो एट्रोसिटीज हैं वो क्यों कंट्रोल में नहीं आ रही हैं। एनसीआरबी का जो सर्वे है वो बार-बार यही बोल रहा है, राजस्थान प्रदेश में नंबर 1 है। रेप हो, एट्रोसिटीज हो, क्राइम हो, हर जगह पे राजस्थान क्यों आगे बढ़ रहा है? क्यों इसका जो समाधान है वो क्यों सरकार नहीं ढूँढ पा रही है? क्यों ग्राउंड लेवल पे नहीं जाकर इस तरह के जो बिल्कुल हृदय विदारक जो बोलते हैं ना, जो घटनाएं हो रही हैं, भले ही ये वाला बीकानेर का जो केस हो, अभी जो रेप केस है, और ये जो दौसा का है, दोनों ही एकदम विचलित करने वाला है कि क्यों एक बच्ची जो अपनी ट्यूशन पे जा रही है, क्यों वो सेफली नहीं जा सकती है? क्यों एक बच्ची जो अपने घर पर है, क्यों वो सेफ नहीं है? किस तरह से अभी बीच में एक और एक वीडियो वायरल हुआ था कि एक कोई बंदा है, वो फोर्सफुली आग लगा के अपने आप फेरे ले रहा है, एक लड़की चिल्ला रही है, लेकिन उसको कोई असर नहीं है। तो ये इस तरह की घटनाएं क्यों हो रही हैं? ये ना, यहाँ तो पॉक्सो, हालांकि सारे कोर्ट खुले हैं, सब तरह के डिसीजंस लिए जा रहे हैं, लेकिन यहाँ तो हम लोग इस तरह की जो एक पेनल्टी, जो क्राइम, यानी ऐसा पनिशमेंट हो कि सामने वाला उसको रिपीट करने से डरे, वो नहीं हो रहा है। दूसरा जो बात कर रहे हैं, वाकई ग्राउंड लेवल पे जो बॉयज के लिए जो अवेयरनेस होनी चाहिए, किस तरह से उनको महिलाओं के लिए, बच्चियों के लिए एक रिस्पेक्ट और रिगार्ड होना चाहिए, वो मिसिंग है। और तीसरा, कहीं ना कहीं ले देकर लचर व्यवस्था जो बोलना चाहिए कानून की, वो भी इसमें है एक रीजन ब्लेम करने का। क्यों दूसरे जो स्टेट्स हैं वो सुधर रहे हैं, क्यों राजस्थान
हर जगह पर सर्वे में नंबर 1 आ रहा है। ये एक ऐसी चीज़ है जो मुझे लगता है कि सरकार को, संगठन को और मुझे लगता है कॉमन मैन को भी अपना एक पूरा एक सिस्टम इस तरह से चेंज करे, उस पर बैठकर एक ब्रेनस्टॉर्मिंग की ज़रूरत है। जी, और जब ब्रेनस्टॉर्मिंग की बात होती है तो कानून सबसे बड़ा उसमें मददगार है। कानून सबसे ज़्यादा महिलाओं के समर्थन में एक के बाद एक नए कानून बनाए गए हमारे देश में जब-जब ज़रूरत हुई। लेकिन चर्चा महिलाओं द्वारा कुछ कानूनों के दुरुपयोग की ज़्यादा होती है और महिलाओं को उन कानूनों से सुरक्षा जो मिल रही है उसकी चर्चा तुलनात्मक रूप से कम होती है। आरती शर्मा जी, आप इस बात को मानती हैं, ये सच्चाई है? मुझे लगता है कि जब हम लोग कहते हैं कि जो भी लॉज बनाए गए हैं फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन, उनको मिसयूज किया जा रहा है, इस तरीके के स्टेटमेंट मैं नहीं समझती कि सही है। होते हैं कुछ केसेस जहाँ पे फॉल्स एलिगेशंस लगते हैं, उसको भी हम एकदम से डिनाई नहीं कर सकते। कुछ लोग हो सकते हैं उसको अपने लिए यूज करें, लेकिन अगर आप दूसरे तरीके से देखें, अगर स्पेसिफिकली हम जब बात करें डोमेस्टिक वायलेंस वाली मैटर्स की, कि अगर आपके घर में कुछ इस तरीके की घटनाएं हो रही है, या फिर अगर आप अट्रोसिटीज अगेंस्ट वुमेन किसी भी फॉर्म में, आप हेरेसमेंट की बात करें या फिर स्टॉकिंग की बात करें, ज्यादातर चीजों में क्या होता है कि वहां पे एविडेंसेस बहुत कम होती है। सो जो एक्विटल है वो बहुत सारे रीजन से हो सकता है। एक्विटल का ग्राउंड हो सकता है लैक ऑफ एविडेंस की वजह से वो केस प्रूव नहीं हो पाया, बिकॉज रेप में केवल मेडिकल रिपोर्ट पे हम बेस करते हैं। अदरवाइज अगर हम बात करें स्टॉकिंग की, स्टॉकिंग में हो सकता है मेरा कोई पीछा कर रहा है एंड आई कैन नॉट प्रूव फॉर वॉट एवर रीजन्स, तो वहां पे एक्विटल हो रहा है, तो हम ये नहीं कहेंगे कि एक्विटल माने फॉल्स केस और कन्विक्शन मानी दैट केस वाज बेस्ड ऑन सम फैक्ट्स। तो ऐसी सिचुएशन में जस्ट बिकॉज जो वुमेन स्पेसिफिक लॉज हैं जहाँ पे ऐसे केसेस आ रहे हैं जहाँ पे एक्विटल रेट ज्यादा है, उसका दूसरा कतई हम निष्कर्ष नहीं निकाल सकते कि ज्यादातर फॉल्स केसेस है। ये एक बहुत बड़ा मिसनोमर है जो क्रिएट किया जा रहा है अगेंस्ट द वुमेन। मैं स्पेसिफिकली बोलती हूँ कि एक एजेंडा है, क्योंकि ज्यादातर ऑफेंसेस बिहाइंड द डोर्स होते हैं। पब्लिक में अभी कुछ कुछ ऑफेंसेस होते हैं, ज्यादातर आपके एविडेंसेस आप नहीं प्रूव कर पाएंगे। तो ऐसी सिचुएशन में इस तरीके के स्टेटमेंट्स देना अगेन कहीं ना कहीं महिलाओं के आत्मसम्मान को गिराता है, क्योंकि अगर आप पहुंचेंगे आपके पास प्रॉपर एविडेंसेस नहीं है, एक्विटल है, तो ऐसी सिचुएशन में माना जाएगा कि आपने फॉल्स एलिगेशंस लगाए थे लेकिन वो एलिगेशंस सही थे, वो प्रूव नहीं हो पाया, ये एकदम अलग है। वो कोर्ट एडमिनिस्ट्रेशन, आपका पुलिस सिस्टम जो इन्वेस्टिगेशन किस तरीके से किया, वो एक अलग एजेंसी तय कर रही है कि वो एक्विटल है या कन्विक्शन है। तो मैं नहीं मानती कि ये महिलाएं बहुत ज्यादा इसका मिसयूज करती है। होता है कुछ, ये भी डिनाई नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी ज्यादातर केसेस हैं जो बेस्ड ऑन फैक्ट्स ही हम रजिस्टर किए हुए हैं, ऐसा मानना जी, मैंने ये कहा कि चर्चाएं ज्यादा होती हैं। आरती जी, आपने ध्यान से सुना हो तो कि चर्चाएं इस बात की ज्यादा होती हैं कि महिलाएं दुरुपयोग कर रही हैं, लेकिन महिलाओं को उन कानूनों का फायदा हो इसके लिए काम करने वाले लोग कम हैं। शिवांगी सिंह सिकरवार, अगर बीजेपी देश और दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, आप देख रहे हैं कि राज्य में लॉ एंड ऑर्डर अच्छा नहीं है, महिलाओं की सुरक्षा अच्छी नहीं है, क्या आपकी पार्टी ने, आपकी महिला विंग ने कभी कोई प्रयास किया कि महिलाओं को उनके अधिकारों की बुनियादी जानकारी दी जाए, उन्हें समझाया जाए कि कैसे उन्हें अपनी सुरक्षा को पुख्ता करना है, कैसे घर के भीतर अपने ही परिवार के लोगों से शोषित नहीं होना है? कभी कोई कैंपेन दीर्घकालिक, लंबा, जहां आपकी हर महिला कार्यकर्ता महीने में 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 5 दिन महिलाओं के वास्तविक उत्थान के लिए कुछ ऐसे प्रयास करती नजर आ रही हो, रचनात्मक? बिल्कुल, बिल्कुल मीना जी, मैं आप सभी के संज्ञान में डालना चाहूँगी। एक पूरा प्रोग्राम चला था, ये पूरा महिला विंग का प्रोग्राम था, महिला मोर्चा का प्रोग्राम रहा, राष्ट्रीय महिला मोर्चा का प्रोग्राम रहा, पूरे प्रदेश में नहीं पूरे देश में चला। हर प्रदेश में ये प्रोग्राम चला। इसमें हमने क्या किया कि जो हमारी मंडल तक की जो मंडल अध्यक्ष हैं, उनको बोला कि आपको 10-10 लोगों को अपने मंडल से, अपने बूथ से महिलाओं को इकट्ठा करना है और इकट्ठा करके उनको हमने वीसी के द्वारा सबसे पहली चीज तो सिखाई
कि भाई अपना बचाव कैसे करना है। दूसरी चीज बताइए कि कौन सी धारा लगने से आपके ऊपर क्या उत्पीड़न हो रहा है, उस पे कौन सी धारा लग सकती है और उस धारा के माध्यम से आप पुलिस को किस तरीके से जाके समझा सकते हैं। तीसरी हमने उसमें चीज बताई कि भाई केंद्रीय जो हमारी सरकार बैठी है उसकी क्या क्या योजनाएं हैं और आप उन योजनाओं को किस तरीके से अपने जीवन में क्रियान्वयन कर सकते हैं। उस क्योंकि आधी से ज्यादा योजनाएं जो है उनके बारे में महिलाओं को पता ही तक नहीं होता कि उनसे रिलेटेड योजनाएं हैं क्या। तो इस तरीके के जो प्रोग्राम्स हैं, मैंने लगातार बोला बीजेपी पार्टी जो है वो रचनात्मक और नवाचार पे ज्यादा काम कर रही है, खासकर महिला और युवा। तो इस तरीके के हमारे लगातार प्रोग्राम्स चलते रहते हैं। आपने खुद ने ही स्वीकार किया है कि 50% महिलाओं को तो पता ही नहीं होता है उनके पास उनके लिए कौन सी योजनाएं सरकार चला रही है, आपकी योजनाएं कौन सी है। ये स्थिति पूरे प्रदेश में है और प्रदेश में भी है। तो ऐसे में संगीता जी, आपकी योजनाएं, आपको लगता है 50% महिलाओं के पास जानकारी है? अगर जानकारी होगी ही नहीं तो आप उन्हें वोट बैंक में तब्दील कैसे करेंगी? आप महिलाओं को फोन दे रही है, जाएगा किसके पास? कैसे आप उन महिलाओं को आपकी पार्टी के पक्ष में लाएंगी? देखिए मीना जी, मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगी कि पूरे देश में मात्र एक राजस्थान की सरकार है जो अगर आप आंकड़ा उठा के देखेंगे तो इतनी स्कीम्स महिलाओं के लिए हैं कि आप ये कहेंगे कि महिलाओं के लिए अगर कहीं कोई काम हुआ है तो मात्र राजस्थान ऐसा प्रदेश है जहां महिलाओं के लिए काम हुआ है। रोडवे के 50% छूट महिलाओं को दी जा रही है। अभी मोबाइल महिलाओं को दिया जाएगा, इसीलिए दिया जाएगा कि महिलाएं जागरूक हो अपने प्रति, अपने अधिकारों के प्रति, और जो जो स्कीम्स हैं वो सब उसमें रहेंगी तो महिलाएं अपना काम घर बैठ के खुद भी कर सकती हैं। उसको वहां उसमें एप्लीकेशंस रहेंगी, वो कर सकती है। तो महिलाओं को मोबाइल दिए जा रहे हैं। और रही अधिकारों की बात, तो राजस्थान में अलग अलग कैंप्स आयोजित किए जाते हैं, उसके माध्यम से महिलाओं को अवेयर भी किया जाता है। लेकिन देखिए बार बार शिवानी जी एक बात कही, नवाचार। मीना जी मेरी बात पूरी होने दीजिए। मीना जी मेरी बात पूरी होने दीजिए। अभी ये बार बार क्या कह रही है शिवानी जी, नवाचार नवाचार। अरे भैया, आपने तो कांग्रेस का जो आंदोलन था उसको कॉपी किया है। कांग्रेस आपके खिलाफ ये आंदोलन कर चुकी थी, थाली बजाओ अभियान के रूप में। आप उसको कॉपी कर रहे हो, कोई नवाचार नहीं है। लेकिन मुझे खुशी होती या पूरी देश की महिलाओं को खुशी होता अगर आप यही काम मोदी सरकार को जगाने के लिए करती कि भैया महंगाई 7वें आसमान पर है, सिलेंडर 1150 पार हो चुका है, और आपने नारा दिया था कि बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार बीजेपी सरकार। मैं इसमें बोलना चाहूंगी मीना जी, लगातार महंगाई के टॉपिक आ रहा है। तो कहाँ है बीजेपी बिल्कुल सरकार? बिल्कुल। जिस सरकार को आप कहती हो कि भैया सुनिए मेरी बात सुनिए कि एक राजस्थान में चिरंजीवी योजना क्या महिलाओं के लिए नहीं है क्या? क्या पेंशन योजना महिलाओं के लिए नहीं है क्या? क्या मोबाइल फोन महिलाओं को दिए जा रहे हैं? राशन महिलाओं को दिया जाएगा, फ्री इलाज महिलाओं का हो रहा है, अपराध में कमी यहाँ आई है। आप उत्तर प्रदेश की बात कर लीजिए, उत्तर प्रदेश के जरा इनसे पूछ लीजिए, आंकड़े बता दे तो। मीना जी मैं कुछ बोलना चाहती हूँ घटना के बारे में, मैं पूछना चाहूंगी उन्नाव की घटना के बारे में। बहुत सारी ऐसी घटनाएं उत्तर प्रदेश में कि आपका शीर्ष शर्म से झुक जाएगा। अरे आप मीना जी मैं कुछ पूछना चाहती हूँ ना, मैं आपको बताऊं, सनातन धर्म की दुआई देने वाले रात को हाथरस की घटना होने पर एक बच्ची को रात को आप अंत्येष्टि कर देते हो। क्या सनातन धर्म आपको इसकी शिक्षा देता है? ये जवाब दे, ये बताए कि हम सनातन धर्म से चिल्लाने के लिए है, उसको इम्प्लीमेंट आप नहीं करेंगे। आप अपने पुलिस अधिकारी को, प्रशासन को कहती है कि रात को एक बच्ची को दफना दिया जाए, बिना उसके माँ बाप भाई तक उससे नहीं मिल पाए, और रात में बच्ची की अंत्येष्टि करते हैं। तो ये आपको सनातन धर्म में तो कहीं मुझे नहीं लगता कि रात को अंत्येष्टि की जाती है। क्यों बच्ची का दाह संस्कार किया गया रात को और उसके परिजनों से भी नहीं मिलने दिया? क्या जवाब दे पाएंगे शिवानी जी? अरे आप बात करिए कि हाँ महिलाओं को सुरक्षा मिलनी चाहिए, लेकिन साथ ही साथ केंद्र सरकार को भी जागना पड़ेगा कि महिलाओं को सुरक्षा की बात तो की थी आपने। जब एक निर्भया कांड हुआ था पूरा देश में हल्ला मचा, लेकिन उसके बाद हुआ क्या? उसके बाद हुआ ये कि मोदी सरकार हल्ला मचा के सत्ता पर काबिज हो गई, लेकिन उसके बाद किया कुछ नहीं महिलाओं के लिए। आज राजस्थान काम कर रहा है तो पेट में दर्द हो रहा है। ये पौने साल बाद जागते हैं और थाली और डंका बजा के ये काम करना चाहते हैं। अरे थाली और चम्मच तो हम भी बजाए थे, लेकिन आपको जगाने के लिए। हम पौने 5 साल बाद नहीं जागे थे, हम बहुत पहले जाग गए थे, आपको जगाया भी था। आप जागे लेकिन सत्ता पर काबिज होकर फिर बैठ गए आप, लेकिन किया कुछ नहीं महिलाओं के लिए। अरे करिए ना, हम कह रहे हैं कि महिला आज 100 रुपए किलो टमाटर पार हो गया,
सब्जी 100 रुपए किलो से कोई कम मिल नहीं रही है, अरे सिलेंडर 11.5 से पार कर दिया, डीजल पेट्रोल के दाम आप 100 के पार हो गए हैं। संगीता जी प्लीज सुनिए। देखिए मेरे पास कहने के लिए बहुत कुछ है, इनके पास जवाब देने के लिए। संगीता जी प्लीज आप सुनिए। हम बात ये कर रहे हैं कि यूपी, हाथरस या देश के दूसरे राज्य में बीजेपी की विफलताओं के सहारे क्या आप राजस्थान की महिलाओं को कांग्रेस के समर्थन में वोट देने के लिए तैयार करेंगी? देखिए राजस्थान की महिला ना अज्ञानी नहीं है। राजस्थान की महिला सब समझती है कि बीजेपी क्या प्रोपेगेंडा करती है। 4.5 साल बाद में ये महिलाओं को बरगलाए या बहलाए और फुसलाए, तो भैया पहले 2019 में वो बहल भी गई है और आपने उनको भ्रमजाल में फंसा भी दिया है। लेकिन आज 9 साल का पीरियड बीजेपी के पास चला गया, लेकिन 9 साल में क्या किया आपने? महिलाओं के लिए एक काम भी किया क्या? और राजस्थान की सम्माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी हर वर्ग के लिए काम कर रहे हैं, और महिलाओं के लिए तो इतना काम होता है, हर बार काम होता है। वृद्धावस्था पेंशन देखिए महिलाओं को नहीं मिलती क्या? आप ओपीएस की बात करें तो ओपीएस महिलाओं को नहीं मिलेगा क्या? क्या पेंशन महिलाओं को नहीं मिलती? क्या चिरंजीवी योजना को लाभ महिलाओं को नहीं मिलेगा? रोडवेज का भाड़ा 50% कम किया है, क्या वो महिलाओं को नहीं मिलेगा? लेकिन गिनाने के लिए इनके पास कुछ नहीं है। मेरे पास लंबी फेहरिस्त है, मैं गिना सकती हूँ, और आंकड़ों की बात करेंगे तो मैं आंकड़े भी आपको बता सकती हूँ कि 2017-18 में। संगीता जी इसीलिए आपसे ये पूछा जा रहा है, कांग्रेस पार्टी से ये पूछा जा रहा है कि वो इस बार 2023 के राज्य के विधानसभा चुनावों में इस प्रदेश की आधी आबादी को अपने पक्ष में लाने का जो काम कर रही है वो कैसे करेगी? आपने बताया चिरंजीवी के सहारे आप लाएंगे, वृद्धावस्था पेंशन के जरिए आप लाएंगे, महिलाओं को 50% आपने रोडवेज में जो छूट दी है उसके सहारे आप लाएंगे। यानी कि आपने जो योजनाएं राज्य में चलाई है उन्हीं के सहारे आप महिलाओं को अपने पक्ष में लाने का प्रयास नहीं, अपराधों में भी देखिए, सुनिए मीना जी, अपराधों में भी कमी आई है। यहाँ पर देखिए 2017-18 में जो 33% जो एफआईआर दर्ज होती थी वो न्यायालय के माध्यम से होती थी, जो घटकर अब मात्र 11.3% रह गई। अब डायरेक्ट अगर कोई महिला थाने में जाती है उसकी एफआईआर दर्ज करना कंपल्सरी किया गया। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि कोई भी महिला थाने में आएगी तो उसकी एफआईआर दर्ज करना कंपल्सरी है। तो पहले क्यों न्यायालय से दर्ज होते थे जो 2017-18 में 33% थे, और आज संगीता जी आप बार बार क्यों चली जाती है दूसरों के राज्य में? आप अपने राज्य की सफलताएं मैं अपने राज्य की बात कर रही हूँ मीना जी, आप मेरे को समझ नहीं रही है। मुझे लग रहा है कि आप सुन नहीं रही हैं। मैं कह रही हूँ राजस्थान की बात ही मैं कर रही हूँ मीना जी, मैं राजस्थान की बात कर रही हूँ, राजस्थान के आंकड़े बता रही हूँ आपके पास। शिवांगी जी मैं आंकड़े भी राजस्थान की बता रही हूँ, मैं यूपी के नहीं बता रही, मैं आंकड़े राजस्थान के ही बता रही हूँ आपको। आप ध्यान से सुनेंगे तो समझ में आएगा। मैंने आपको आंकड़े जो बताए कि 2017-18 में दुष्कर्म के मामलों में जो इन्वेस्टिगेशन था वो 274 दिन में होता था, लेकिन आज मात्र 52 दिन में इन्वेस्टिगेशन हो रहा है। तो क्या ये महिलाओं की सुरक्षा के लिए काम नहीं है? शिवानी जी जवाब दें। मैं राजस्थान की बात कर रही हूँ। दूसरी बात मैंने फिर कहा कि 2017-18 में मैंने कहा था 33% जो मामले थे महिलाओं के वो न्यायालय के माध्यम से दर्ज होते थे, लेकिन अब डायरेक्ट थाने के माध्यम से दर्ज होते हैं। न्यायालय के माध्यम से अब जो मामले दर्ज होते हैं वो 11.3% रह गए हैं। अब डायरेक्ट थानों को आपका कहना है संगीता जी, आपका कहना है कि आपके मुख्यमंत्री ने और आपकी सरकार ने महिलाओं के लिए एफआईआर दर्ज करने के लिए जो सक्रियता और जो मैंडेटरी घोषणा की और उसे अमल में लाने का जो प्रयास किया उसे आप जनता के बीच लेकर जाएंगी और उससे आपको वोट मिलेंगे। जनता उस बात मीना जी मैं सिर्फ एक बात में आपको एक चीज कहूंगी, योजनाएं उसका इम्प्लीमेंटेशन, दूसरा त्वरित और तुरंत कार्यवाही, और तीसरा तुरंत किसी को रिलैक्सेशन देना। ये सारी स्कीम्स जो है राजस्थान में महिलाओं के लिए ही नहीं, मैं तो चलिए ठीक है मैं महिला हूँ और महिलाओं का दर्द भी मैं समझती हूँ, लेकिन आज जो राजस्थान ने काम किया क्या उसका 1% भी मोदी जी कर पा रहे हैं? मैं पूछना चाहती हूँ कि सत्ता पे आने से पहले आपने कहा था, मैं क्यों नहीं कहूंगी, आप क्यों नहीं कहेंगे, हम
अब राजनीति कर रहे हैं, राजनीति पदाधिकारी है तो राजनीति की बात भी करेंगे, क्यों नहीं कहेंगे? आपने ये कहा था कि बहुत हुई महंगाई की बार, अब की बार मोदी सरकार, बहुत हुई अत्याचार की भरमार, अब की बार मोदी सरकार। अरे कहाँ है मोदी सरकार? हम तो कह रहे जाइए ना। आप जैसी महिलाएं कांग्रेस पार्टी में और इस प्रदेश में होंगे तो अच्छा है, अच्छा लग रहा है संगीता जी, हमारे दर्शक जो देखिए। सुन रहे हैं वो भी अच्छा, जरूर- दूसरी मीना जी मैं एक चीज शिवानी जी से और पूछना चाहती हूँ। आप महिलाएं, क्या आप चाहती हैं कि 33% आरक्षण महिलाओं को मिले? आप चाहती है राजनीति में 33% आरक्षण महिलाओं को मिले? क्यों नहीं दिया जा रहा? अरे आपके पास बहुमत है, आप चाहें तो वो 33% आरक्षण जो उसकी मांग कांग्रेस पार्टी बराबर कर रही है। लेकिन मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की महिलाएं अपने आप को महिला नहीं मानती, नहीं तो कहें वहां पर कि आपके पास बहुमत है, आप 33% आरक्षण तो दीजिए। लेकिन नहीं, तब आप नहीं बोलते हैं कुछ भी। शिवांगी जी के पास मैं जाऊं उससे पहले आपको मैं याद दिला दूं, इस देश में सबसे लंबा शासन कांग्रेस ने किया है। इस देश में सबसे ज्यादा प्रधानमंत्री आपकी पार्टी के रहे हैं। इस देश में आपकी पार्टी की मुखिया महिला रही। इस देश में प्रधानमंत्री भी आपकी पार्टी की सबसे लंबे और पहली बार इस देश की प्रधानमंत्री मैं उस बात का भी जवाब देना चाहूंगी। मीना जी, आपने राष्ट्रपति भी बनाया, उसके बाद भी आप महिला आरक्षण बिल पास नहीं कर पाए, तो आप अब मैं उस बात का मैं जवाब दे दूं कि जब कांग्रेस ने इसकी मांग करी, अड़ंगा किसने लगाया? देखिए, जब कांग्रेस ने इसकी मांग करी मीना जी, अड़ंगा किसने लगाया? आप इस बात का जवाब सुनिए। बीजेपी ने हमेशा अड़ंगा लगाया है। मीना जी, संगीता जी, अब मैं कुछ बोलना चाहती हूँ। नहीं, इस बात का मुझे मीना जी जवाब जी बिल्कुल संगीता जी, मैं आपकी सारी बातों का जवाब देना चाह रही हूँ, बोलने का मौका दीजिए। सहमति नहीं दी क्योंकि संगीता जी का ऑडियो कम कर दीजिए। संगीता जी बहुत देर बोला है और सबने बहुत शांति से आपको सुना है। अब आपको सुनना है, जब दूसरे बोलेंगे तो आप प्लीज बीच में नहीं बोलेंगे। शिवांगी जी, हम महिला आरक्षण की बात नहीं कर रहे हैं क्योंकि हम महिलाओं के सशक्तिकरण की बात कर रहे हैं और उसमें आरक्षण कहीं शामिल नहीं है, इसलिए मैं उसकी बात अभी नहीं कर रही। मैं आपसे ये समझना चाह रही हूँ कि राजस्थान में आप महिलाओं का वोट मांगने के लिए जो प्रयास कल से शुरू करना चाह रहे हैं, उसमें महिलाओं को साथ कैसे लेंगी? आप सिर्फ एक थाली बजाकर चम्मच से नहीं ले सकती, क्या समझाएंगी उनको? देखिए मीना जी, सारी बातें एक तरफ, और जब हम मैं एक कोट देना चाह रही हूँ। पहले मैं इस बात को रख के फिर मैं आपकी बात का भी जवाब दूंगी कि जब होता क्या है, किसी भी पार्टी का एक पदाधिकारी, क्योंकि अभी संगीता जी बात कर रही थी तो मुझे अचानक से याद आ गया कि जिम्मेदार पदाधिकारी होने के साथ साथ प्रदेश के मंत्री जी जब विधानसभा में जब ये बोलते हैं कि ऐसी दुष्कर्म जैसी, रेप जैसी घटनाएं तो प्रदेश में होती रहती हैं। शिवांगी जी बिल्कुल, मुझे पहले लेट मी फिनिश, लेट मी कंप्लीट। प्लीज मुझे सुनिए। आपने ऐसा कोई आंदोलन खड़ा नहीं किया कि मुख्य उन मंत्री को इस्तीफा देना पड़े, ये आपकी गलती है। That's why I'm saying let me finish first ना, मुझे कंप्लीट तो होने दीजिए एक बार। सिर्फ गाए जा रहे, महिला होकर आप लोग सिर्फ उस बात का गीत गा रहे हैं। क्यों नहीं आपने ऐसा आंदोलन खड़ा किया कि शांति? मीना जी एक बात बताइए, उनको माफी मांगनी पड़ गई, उनको ये बोलना पड़ गया कि गलती से शब्द निकल गए, ये किस कारण से हुआ? ये इस कारण से हुआ क्योंकि बीजेपी धरने पे बैठ गई थी विधानसभा के अंदर। ये इस कारण से हुआ क्योंकि हमने इतना बड़ा उन पे प्रेशर क्रिएट किया था। ये उनकी सरकार ने नहीं, हमारी सरकार ने उन पे प्रेशर क्रिएट किया था। इस वजह से उनको माफी मांगनी पड़ी, इस वजह से उनको बोलना पड़ा कि मेरी टंग स्लिप हो गई थी। माफी मांगते ही आपने धरना बंद कर दिया, क्योंकि आपके धरना बंद कहाँ कर दिया मीना जी, आप कैसी बात कर रहे हैं? लगातार धरने चल रहे हैं। आप एक बार जिला मुख्यालयों पे उतर के देखिए, आप एक बार जयपुर की कंडीशन देखिए। चल पाई, उसके बाद अगर शांति धारीवाल के इस्तीफे के बिना विधानसभा चल पाई तो वो बीजेपी की विफलता थी। देखिए, जिस कंडीशन तक धारीवाल जी आए, मैं तो नाम नहीं लेना चाह रही थी, आपने नाम ले लिया है, चलिए अब ये भी अच्छा हो गया, सबको ये भी क्लियर हो गया है कि भाई कौन थे मंत्री जी। जिस कंडीशन तक मंत्री जी आए, जिस कंडीशन तक कांग्रेस सरकार आई है, वो सिर्फ और सिर्फ प्रेशर क्रिएट किया गया था भारतीय जनता पार्टी के द्वारा और भारतीय जनता पार्टी की महिला विधायकों के द्वारा। जब जाके वो इस कंडीशन में आई थी कि उन्होंने माफी तक मांगी थी, उन्होंने बोला था कि मेरी टंग स्लिप हो गई है, आई एम रियली सॉरी। पर ये जो चीज है, मैं इसलिए यहाँ पे इंडिकेट कर रही हूँ बार बार, मैं सिर्फ इतना सा बोलना चाह रही हूँ कि एक पूरी पार्टी की मानसिकता, एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है। आपने सुना है, ऐसे ही एक पार्टी के एक मंत्री जी की मानसिकता समझा देती है
कि कांग्रेस पार्टी की क्या मानसिकता है महिलाओं को लेकर। और रहा सवाल बीजेपी का, लगातार बीजेपी पे प्रश्न उठाए जा रहे हैं। भाई सबसे पहले कैबिनेट मिनिस्टर इतने ज्यादा 11 मंत्रिमंडल में महिलाओं को जो जगह दी वो बीजेपी पार्टी ने दी। हमारे जो आपके राष्ट्रपति बने वो बीजेपी पार्टी ने बनाए। आपने तो राष्ट्रपति तक को भी नहीं छोड़ा था, उनके लिए भी गलत गलत टिप्पणियां दी थी। उन टिप्पणियों को मैं यहाँ दोहराना नहीं चाहती हूँ क्योंकि वो राष्ट्रपति हैं, हमारे देश की प्रथम महिला हैं, इतनी आदरणीय महिला हैं, उन तक को भी नहीं छोड़ा था संगीता जी आपकी पार्टी ने। तो ये जो शब्द आप लोग यूज करते हैं महिलाओं के लिए, मैं किसी भी पार्टी के लिए, कांग्रेस के लिए या किसी के लिए भी मैं सिर्फ इतना सा कहना चाहूंगी कि महिलाओं का सम्मान अगर हम करते हैं, चाहे वो घर हो, चाहे वो पार्टी हो, चाहे वो प्रदेश हो, चाहे वो देश हो, तभी जाके वहां पे संपन्नता आती है। क्योंकि हमारी दुर्गा भी, हमारी, आप सनातन की बात कर रही है, सनातन को ही लेके आती हूँ बीच में, दुर्गा भी महिला है, लक्ष्मी भी महिला है, सरस्वती भी महिला है, और हम उनका पूरा सम्मान करते हैं। जिस घर में, जिस प्रदेश में, जिस देश में, जिस जगह पर जहां पे की महिलाओं का सम्मान नहीं होगा वहां पे यही स्थिति बनेगी। और ये थाली नाद को जो आप लेके आ रही है ना, मैं जब आप बोल रही है कि नवाचार नहीं है, ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है, भाई इसका सिर्फ और सिर्फ पीछे सिर्फ एक कारण है, वो कारण ये है सोई हुई बहरी सरकार को जगाना है, जो कि हमारे बोलने से नहीं जाग पा रही है, जो हम 4.5 साल से चिल्ला रहे हैं नहीं जाग पा रही है, इसलिए हमको थाली का यूज करना पड़ रहा है और चम्मच बजा के उनको जगाने के लिए यूज करना पड़ रहा है। तो बहुत सारी चीजें हैं कहने को संगीता जी, और यहाँ पर ये नहीं होता है कि अपनी पार्टी को महान दिखाने के लिए दूसरी पार्टी को कुछ भी बोलते जाए, कुछ भी बोलते जाए। कुछ गलतियां आप में भी रही हैं, उसको स्वीकार करिए। यहाँ महिलाओं की बात हो रही है, पार्टी से उठकर महिलाओं की बात करिए। जी, आप दोनों ने जो बोला उसको हमारी जनता ने, हमारे दर्शकों ने, सबने सुना। शुचि शर्मा जी, चाहे मुलायम सिंह यादव बोले, चाहे शांति धारीवाल बोले, चाहे मनोहर लाल खट्टर बोले, ये जब नेता किसी भी पार्टी के बोलते हैं तो दूसरी पार्टी के नेता ठहाके लगाकर उस बात को भूल जाते हैं। और किसी भी राजनीतिक दल की महिलाओं में इतनी ना तो ताकत है और ना ही उनके पास इतना अधिकार है कि वो उस विषय पर कोई मजबूती से अपना स्टैंड रख सके या अपनी बात मनवा सके। कहीं ना कहीं उन्हें चुप कर दिया जाता है। आज मुश्किल से महिलाएं नीति निर्माण में शामिल नहीं है, इसीलिए ये स्थिति है। आप जब देखती हैं प्रशासनिक अधिकारी के रूप में पीछे मुड़कर, आपके मुखिया, आपके बहुत सारे डिपार्टमेंट्स में जो मंत्री रहे, उनमें महिलाओं की संख्या बढ़ती है अगर, तो कुछ सुधार होने की संभावना निश्चित रूप से बढ़ती नजर आएंगी। कुछ चीज बिल्कुल सही है। जितना महिलाएं एम्पावर होके और खास तौर से ऐसे डिसीजन मेकिंग वाली पोजीशंस पर पहुंचेंगी, उसका असर निश्चित रूप से बहुत ही सकारात्मक होगा महिलाओं के स्टेटस के ऊपर। चाहे वो मंत्री के रूप में महिलाएं बढ़ें या एमएलएस के रूप में बढ़ें, वार्ड पार्षद, किसी भी वार्ड मेंबर्स के रूप में या प्रशासनिक सेवा में। तो अब तो मैं, जिस समय हम आए थे उस समय महिला आरक्षण था ही नहीं सर्विसेज में। बाद में मेरे ख्याल से ये 2000 या उस दौरान आया है ये महिला आरक्षण, जो राजस्थान स्टेट में 30% जो महिलाओं का आरक्षण है। और इस आरक्षण का प्रभाव ये हुआ कि अब मैं जहाँ देखती हूँ, हमारे ज़माने में हमारे पूरे बैच में कोई 4-5 महिला अधिकारी होती थी, और उस समय जो, जैसा मैंने स्टार्ट में बोला, पितृसत्तात्मक रवैया जो नज़रिए का होता है, इसके पीछे हर हाल में जो डीप में हम जाएंगे, इट इज़ ऑल पेट्रियार्कल एंगल ऑफ लुकिंग एट द वुमेन। तो ये जो इस रवैये में 30% जब महिलाएं अपने अकाउंट सर्विस में, पुलिस में, जुडिशरी में तो अब आजकल 80% तक महिलाएं, जो राजस्थान जुडिशियल सर्विस है, इतना खुशी होती है देख के कि महिलाएं इतनी जबरदस्त रूप से आ रही हैं, तो निश्चित रूप से सोसाइटी में एक इम्प्रूवमेंट तो होगा। ये एक समय के साथ भी इम्प्रूवमेंट होता है, इसके लिए कोई आवश्यक नहीं है कि हम किसी पर्टिकुलर राजनीतिक दल को उसका श्रेय दें। एक समय भी, एक इतिहास भी अपने साथ साथ निर्णय करता चला जाता है, और जो समय के साथ भी जो गति होती है, जो प्रगति होती है समाज की, वो होती है। और ये छोटे छोटे से निर्णय जो किसी भी समय में, किसी भी काल में हो, किसी के दौरान में भी हुआ हो, उनका असर आता है। असर आते आते टाइम लगता है। सामाजिक परिवर्तन सबसे कठिन चीज है। सोशल चेंज इतना आसान चीज नहीं है, उसको वर्षों लगते हैं। इसीलिए कानून का सहारा लिया जाता है, इसीलिए योजनाएं बनाई जाती हैं, और कई जनरेशन जी, और उसमें बिल्कुल कानून, शिक्षा, ये सब महत्व रखती है।
जी, बिल्कुल। समाज में बदलाव समय के साथ ही होता है और उस बिल्कुल। समय सालों और दशकों में निकलता है। बिल्कुल। हमारे प्रदेश की, राजस्थान की महिलाओं को भी अपने वोट के अधिकार का इस्तेमाल करने में अभी भी समय लगेगा। इसलिए राजस्थान में महिलाएं किसके साथ जाएंगी, किसको वोट देंगी, ये दोनों राजनीतिक दलों की आने वाली योजनाएं और उनके कैंपेन और उनके महिलाओं को कितना साधने का वो संभव प्रयास करते हैं और इसके साथ-साथ उनके घर के पुरुषों को कितना वो लुभाते हैं, इस पे निर्भर करेगा। बहरहाल हमारी कोशिश ये है इस कार्यक्रम के ज़रिए, आप सभी का बहुत-बहुत शुक्रिया। हमारी कोशिश है कि इस प्रदेश की, इस देश की और दुनिया में कहीं भी महिलाओं के पास जो मताधिकार का सबसे बड़ा जो अधिकार है, जो टूल है, उसका वो सही इस्तेमाल करना सीखें, तो वो अपने अधिकारों को वास्तविक रूप से हासिल करने में कामयाब होंगी। कितना समय लगेगा और कितनी सफल होती हैं राजस्थान की महिलाएँ, ये देखना होगा। आने वाले दिनों में लगातार हमें ऐसे विषयों पर बातचीत, संवाद और डिबेट करते रहेंगे। आज के लिए मेरे साथ इतना ही। शाम 6 बजे कल फिर मुलाकात होगी न्यूज़ 24 पर। तब तक के लिए मुझे अनुमति दीजिए। नमस्कार।